मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम इसे भुला दो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट शाला, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये सीरीज चलेगी पूरी मॉडर्न फिजिक्स के लिए। पूरे मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज एक्चुअली नीट के लिए, बट जे वाई स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एज इट इज विद सेम ऑप्शन 3 बार से ज्यादा आ चुके हैं गाइस। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं पास्ट में वो सब कवर कर लिए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में सारा कंप्लीट करा दूंगा, जेई नीट दोनों के लिए है। और मैं मैकेनिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मेरी लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और पूरे मैकेनिक्स से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पूरे वेक्टर से लेके वर्क बाय एनर्जी तक, रोटेशन छोड़ के वेक्टर से लेके वर्क बाय एनर्जी तक और यूनिट्स एंड डायमेंशन को इंक्लूड करके पूरा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पीडीएफ डलिए टेलीग्राम से, जाओ उठाओ, फायदा उठाओ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ये कंप्लीटली सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/√μ0 into ε0। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न। और ये फॉर्मूला में ये ε0 क्या होता है? ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सर क्या होता है इनके बीच में अंतर, क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है? चलिए टीचर्स स्किप कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बट अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो, तो अभी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू लर्न। और दूसरी चीज, ये वैक्यूम के लिए, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अगर कोई पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, किसी और मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट पूछे, जैसे वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो वाटर के लिए लेट्स से सी डैश कर देता हूं। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने के लिए आपको, जैसे ये μ0 ε0 है, ये एयर का है, तो अगर किसी वाटर में या किसी और मीडियम में चाहिए आपको स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको उस मीडियम का म्यू और उस मीडियम का एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। नॉट का मतलब होता है एयर, नॉट का मतलब आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि वो एयर की बात कर रहा है। अगर लेट से वाटर का पूछता है या केरोसिन में पूछता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो आपको क्या करना है, आपको म्यू और ई ये किसका लिखना होगा? वाटर लिखना होगा, या केरोसिन, या व्हाट एवर द मीडियम इज। ठीक है ना गाइस, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इन जनरल एयर के लिए हम एयर का म्यू नॉट और एयर का एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनता है गाइस। यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत बार ऐसा होता है, वो इसकी डायमेंशन पूछ लेता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में बहुत ऐसा होता है, वो इस टर्म की डायमेंशन पूछ लेता है कि बताओ जरा इसकी डायमेंशन क्या है। लोग परेशान, म्यू नॉट की डायमेंशन निकाले, एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन निकाले, पगला जाते हैं। जब तक आपको पता नहीं होगा ना ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये आप डिराइव ही नहीं कर पाओगे कभी। तब कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसका डायमेंशन बताओ। Which of the following are not electromagnetic waves? इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। उस फ्रेंड का नाम है गक्सू विम्र। मेरे फ्रेंड का नाम है गक्सू विम्र। मेरे को ईएम वेव्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों, कैसे हेल्प करता है? देखो, गक्सू विम्र का मतलब क्या है? गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो गक्सू विम्र, दैट इज माय फ्रेंड, मेरा दोस्त। हाय बोलो गक्सू विम्र, हाय। तो जो गक्सू विम्र है, ये हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि कौन सी वेव्स ईएम वेव्स हैं, तो तुम देखो ऑप्शन में, देखो गक्सू विम्र में गामा रेस वो है ईएम वेव्स हैं, गामा वेव्स ईएम वेव्स हैं, एक्स रेस ईएम वेव्स हैं। कॉस्मिक रेस और बीटा रेस ये दोनों ईएम वेव्स नहीं है। ठीक है, दोनों ईएम वेव्स नहीं है, कॉस्मिक रेस एज वेल एज बीटा रेस। अब एक्चुअल में सच्चाई ये है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसका ऑप्शन एक्चुअली में ए और सी दोनों ही होना चाहिए। कायदे से कॉस्मिक रेस और बीटा रेस दोनों ही ईएम वेव्स नहीं है। तो अब अगर लेट से फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन वो एक ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अगर एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन आता है, तो या तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही रहेगा या तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। बट स्टिल सर बता दो, एक आंसर अगर टिक मारने को हो जाए, लेट्स से सेम क्वेश्चन आ जाए, हम किस पे टिक मारेंगे? तो देखो गाइस, कॉस्मिक रेस ना पहले माना जाता था, पहले माना जाता था, हालांकि अब नहीं है। कॉस्मिक रेस पहले माना जाता था कि ईएम वेव्स है, ठीक है, पहले माना जाता था ईएम वेव्स है, बट अब नहीं है। तो इसका आंसर आप बीटा रेस मार देना, क्योंकि बीटा रेस तो कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती नहीं है, ठीक है, उनकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है बीटा रेस की। कॉस्मिक रेस की फिर भी जो स्पीड होती है, ये कॉस्मिक रेस क्या होती है वो थोड़ा डिफरेंट, अपने कोर्स के बाहर है। कॉस्मिक रेस की फिर भी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ए पे एक्सेप्ट कर लो, ए एक्सेप्ट कर लो, बट आंसर एक्चुअल में क्वेश्चन का दोबारा आएगा तो या तो ए और सी ऑप्शन दोनों टिक रहेगा या फिर ये चेंज हो जाएगा, इसमें से इन दोनों से एक चीज चेंज हो जाएगी। पर आपको समझ में आ गया, अगर सेम क्वेश्चन आता है टिक इस पे मार देना, टिक इस पे मार देना, टिक इस पे मार देना, बीटा रेस। If electric field and magnetic field are electric and magnetic field vectors of EM waves, then direction of propagation of EM wave is along the direction. याद रखना है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves के क्वेश्चन है। ये आपसे पूछना चाह रहा है कितने लोगों को प्रॉपर्टीज पता है, जो EM waves की, जो EM wave की डायरेक्शन होती है, EM wave की डायरेक्शन होती है, EM wave की डायरेक्शन होती है, वो किसके अलॉन्ग होती है? E क्रॉस B के अलॉन्ग। रटना पड़ेगा, अभी के लिए सब कुछ रटना पड़ेगा, फैक्ट की तरह प्रॉपर्टी को रटना पड़ेगा। E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E क्रॉस B समझते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड B, E एंड B क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो डायरेक्शन आती है वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेस, गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस आर रिस्पेक्टिवली A B C, देन A लेस देन B, B ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन B, ये सब आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं, इस चीज को जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, शायद थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा आपको मे बी। चलो लेट्स सी। तो फ्रीक्वेंसीज अगेन इन क्वेश्चंस में भी मेरे को गक्सू वेमर बहुत हेल्प करता है, गक्सू वेमर मेरे को बहुत हेल्प करता है। थैंक यू गक्सू वेमर फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो गक्सू वेमर मेरे को बताएगा इसका आंसर, गक्सू वेमर। तो देखो गाइस, गक्सू वेमर बताता है, पहला ना आपको ईएम वेव्स के लिए एक जानकारी हमेशा याद रखना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्लीज ये चीज कहते हैं, दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ ईएम वेव्स, These two relations are called the fundamentals of EM waves। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस वेव की एनर्जी ज्यादा, जिस वेव की लैम्डा ज्यादा उस वेव की एनर्जी कम, ये तो फैक्ट नहीं पता है, आपको EM वेव नहीं आता। बोल मत देना EM वेव आता है मेरे को, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, घुस के दुक 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 कर दूंगा मैं। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ EM वेव्स है, याद कर लो मेरी जान, ठीक है। तो अब देखो गाइस, गक्सू वेमर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी होती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी की होती है। और लैम्डा, गामा की लैम्डा सबसे कम होता है, गामा का ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन लैम्डा सबसे कम होता है। अब लोग इसको रटते हैं, सर याद करना पड़ेगा क्या कि गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? समझ नहीं सकते? बिल्कुल समझ सकते हो यार। रेडियो वेव्स देखो, रेडियो वेव्स सबसे कम एनर्जी की होती हैं, तभी तो घरों में यूज होती हैं यार। रेडियो मिर्ची 91.1 जो भी चलता है, बजाते रहो, बजाते रहते हो। चले जाओ गामा रेस के पास, गामा रेस रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं। गामा रेस यहां पे आ गई ना, जब तक लेक्चर खत्म हो तब तक उससे पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा गामा रेस, अगर सामने रहेंगी तो। इतनी एनर्जेटिक वेव्स होती है गामा रेस, इसका एक्सपोजर बर्दाश्त नहीं कर सकता ह्यूमन बॉडी, कुछ मिनट्स के बाद डेथ हो जाएगी। तो दैट्स हाउ एनर्जेटिक दे आर, दैट्स हाउ हाई फ्रीक्वेंसी दे हैव। रेडियो वेव्स तो बहुत कैजुअली चलती रहती, घर में रेडियो चलते रहते, दादाजी सुनते रहते रेडियो हमारे। एक्सेस आपको पता होगा भाई, साइंस के स्टूडेंट्स को पता है, ज्यादा एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, ज्यादा एक्सरे नहीं करवानी चाहिए। एक्सेस आर एनर्जेटिक वेव्स, जैसे गामा से भले ही कम है, बट स्टिल एनर्जेटिक है, ज्यादा एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए।
ठीक है ना। तो गामा रेस हैव हाईएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज याद रखिएगा। और लैम्डा सबसे मिनिमम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज पूछता है, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी इनमें, एक्सरे, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट, सबसे ज्यादा गामा की होगी, 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 उसके बाद एक्सरेस की होगी, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की होगी। तो बी विल बी ग्रेटर देन ए और बी विल बी ग्रेटर देन सी एज वेल, जो भी ऑप्शन दे रखा है, आई डोंट नो। ए लेस देन बी सही है, बी ग्रेटर देन सी, यही लग रहा है गाइस, यही लग रहा है। ए लेस देन बी, ए बी से कम है और बी सी से ज्यादा है, ठीक है। ए ग्रेटर है नहीं बी, ये तो गलत हो गया, कोई भी बी से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी बी से ज्यादा नहीं हो सकता, बी इज द गामा रेस। In an apparatus, the electric field was found to oscillate with amplitude of 18 volt per meter. The magnitude of oscillating magnetic field will be. तो एक पर्टिकुलर एक apparatus है, एक जगह, एक ऐसे पर्टिकुलर apparatus में हमने ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ई नॉट, वो है 18 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। उसी पॉइंट पे, उसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज बी नॉट क्या होगी। इसको हम सॉल्व करते हैं बीसी रूल से। सर क्या क्या क्या, हाँ बीसी रूल, ठीक है। ओ माय गॉड सर, आप तो बड़े आधुनिक हो। हाँ, तो हम याद करेंगे बीसी रूल, ये वो वाला रूल नहीं है, वो वाला बीसी रूल नहीं है। तो बीसी रूल क्या कहता है, बीसी रूल क्या कहता है, बीसी रूल क्या कहता है कि जो बीसी रूल बताता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स का। तो E इज इक्वल टू बी सी, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, दिस इज द बीसी रूल, दिस इज द बीसी रूल। सर एमसी रूल नहीं होता क्या? नहीं, अभी एमसी रूल तक तो नहीं आया, आएगा तो बताएंगे, अभी बीसी रूल है, इससे से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी, तो दिस टेल्स अस द मैग्नीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताता है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय सी, ई नॉट बाय सी दैट इज 18 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 18, 3 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। ये 6 इंटू 10 की पावर -8, 18 होना चाहिए था ना। कुछ गड़बड़ी लग रही मेरे को, ठीक है ना बाबू, ये देख लीजिएगा। अरे यार गड़बड़ी लग रही, देख रहे हो गैस, 8 ऑब्वियसली बात है, 6 इंटू 10 की पावर -8, 18 बोल रहा हूं एक्चुअली। यहां से देख रहे हैं गैस, कई बार क्वेश्चन सॉल्विंग क्या गड़बड़ी होती है, 8 को 18 को लिख दिया, 18 पढ़ लिया, ठीक है। ये आंसर। स्पीड ऑफ लाइट से एक जस्ट बात याद आई, स्पीड ऑफ लाइट से एक बात मेरे को बात याद आई, मेरे ना एक पुराना फोन का पासवर्ड आपको बताता हूं। मेरे पुराने फोन का पासवर्ड था ये 299792458। टेंशन मतलब पासवर्ड चेंज हो जाएगा, मोबाइल चेंज हो चुका है, ठीक है। दिस वाज द पासवर्ड, ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा यार, ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा कलर। दिस वाज द पासवर्ड 299792458। सर गर्लफ्रेंड का नंबर रखते पासवर्ड, नहीं गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं है ये है एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दिस इज द नेट पे डालना एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट 299792458 मीटर पर सेकेंड। तो दिस वॉज माई पासवर्ड। तो मैं बताता था अगर कल को कोई भूल जाए मेरा पासवर्ड, किसी को एक्सेस करना हो तो डाल सकता है एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलो गैस, ऐसे ऐसी चीजें करते रहते हैं भाई, साइंस के स्टूडेंट हैं। ये सब मैं हटा रहा हूँ गैस, मैंने ऑलरेडी हटा रखा था एक्चुअली, मेरे को ये री अपलोड करनी पड़ी, ये स्लाइड मेरे को री अपलोड करनी पड़ी, इसकी वजह से आपको ये सब गंदापा दिख रहा है, उसके लिए मैं रियली सॉरी हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव in vacuum is given by इतना, where E, Z, T are in volt per meter and seconds respectively. The value of wave vector K is. अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बाबू आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सॉरी यार पेन थोड़ा सा मोटा हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इतना, ठीक है। ये आई कैप क्या है,
आई कैप बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस आई कैप डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये जेड क्या बताता है? इक्वेशन के अंदर ये जो साइन कॉस व्हाटएवर इट इज, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये हमेशा वेव की प्रॉपर्टी बताता है। ये जेड क्या बता रहा है? दिस जेड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जेड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये वेव जेड एक्सिस में जा रही है, ये वेव जेड एक्सिस में जा रही है। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस में, ठीक है। ओके, अब पूछता है वैल्यू ऑफ के। आपको पता होना चाहिए ये एक वेव का एक फॉर्मूला होता है, वेव में फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। जैसे ये तो पढ़ा ही होगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, पढ़ा ही होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ा ही होगा। एक बार 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें। 2 पाई एफ को बोलते हैं ओमेगा, 2 पाई एफ को बोलते हैं ओमेगा, और k को बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, k को बोलते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के, ठीक है। तो ओमेगा बाई के होता है आपका वेलोसिटी, ओमेगा बाई के होता है वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा बाई के होता है वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा बाई के 6 इंटू 10 की पावर 18 बाई के। वेलोसिटी कितनी होती है? एक ईएम वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? एयर में पूछ रहा होगा, वैक्यूम में एक ही बात है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8। ये कटा, की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डाउट रहता है, पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस, कि वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर 1 बाय लैम्डा होता है कि 2 बाय लैम्डा होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है? ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को ना, कि 1 बाय लैम्डा इज द वेव नंबर और 2 पाई बाय लैम्डा इज द वेव नंबर। दिस इज वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। वेव नंबर मतलब ये होता है, और एंगुलर वेव नंबर ये होता है जिसमें एंगल आता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर। बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा इज एंगुलर वेव नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोनोक्रोमैटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? अरे मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर, ठीक है, मतलब मल्टीपल कलर्स में दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे व्हाइट लाइट है, अब व्हाइट लाइट में ग्रीन भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, तो इसलिए हमने मोनोक्रोमैटिक लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2, द एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस e। अभी क्वेश्चन किया फॉल्स, ही पकड़ा गया, e क्रॉस b था। The pressure exerted by wave is the product of its speed and energy density. The speed of wave is b by e. BC rule. E is equal to BC. 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 E by B. ये भी false हो गया. E by B था. ठीक है, ये दो तो अभी जो सॉल्व किया उससे से आ गया, ठीक है। तो जो सॉल्व किया उसी से अभी आ गया। चलो, बीसी रूल से आ गया और ई क्रॉस बी से आ गया। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। भाई यार ये ना इतना कैची चीज है ना, ये बहुत कैची चीज है। देखो यार, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको ईएम वेव के बारे में ना एक चीज बताता हूं, मेरे को जरा देखो। एक ईएम वेव का डायग्राम देखते हैं, ईएम वेव का डायग्राम देखते हो समय कुछ क्लैरिटी पता चलेगी। देखो जरा, ये जनरली आपको नेट पे मिल जाएगा, ईएमएफ डालोगे यही आपको फोटो मिल जाएगी। इस फोटो में एक गड़बड़ी है, इनफैक्ट सारे फिगर्स में गड़बड़ी है। इस फिगर को इतनी बार स्टूडेंट देख लेता है, उससे लोग को लगता है कि देखो ये गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। यहां से आपको ऐसा फील हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है। देखो इस फिगर में है, इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड सेम लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट ये नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट रिलेशन। E नॉट इज नॉट इक्वल टू बी नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है, वो होता है बी नॉट इंटू सी। तो यहां से एक मिसकंसेप्शन आता है, जो हम बचपन से फिगर्स देखते आ रहे हैं, हमको लगता है सेम मैग्नीट्यूड सेम, इनका एम्पलीट्यूड सेम होता होगा। नहीं होता सेम, डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। खैर, मेरा पॉइंट ही मिस हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन क्या था? हाँ, देखो 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 देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस में और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस में, तो वाई और जेड एक्सेस एक दूसरे के वो होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये होता है 90 डिग्री। प्लीज सुनना बात को, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है 90 डिग्री, लेकिन फेज डिफरेंस होता है 0। सुनो बात को, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, बट उनके बीच का फेज डिफरेंस होता है 0। फेज डिफरेंस को अगर बहुत आसान भाषा में बोलूं तो बिहेवियर, फेज डिफरेंस को मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं तो बिहेवियर। सुन मेरी बात, इधर सुन, कान खोल के सुन मेरी बात, इधर देख, ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, आई एम सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? इधर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ऐसे बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर। ध्यान से देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पे है, जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पे है, कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पीक पे है। ध्यान से देख बात उसको, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो दोनों मैक्सिमम मिनिमम एक साथ होते हैं, मतलब दे हैव सेम बिहेवियर। तू भी मैक्सिमम, मैं भी मैक्सिमम, आप भी मैक्सिमम, मैं भी मैक्सिमम। आप समझ पा रहे हो? वी बोथ आर मैक्सिमम एट द सेम टाइम, वी बोथ आर 0 एट द सेम टाइम। क्लियर है? क्लियर है? तो दे हैव सेम बिहेवियर, बिहेवियर सेम का मतलब इनका फेज डिफरेंस 0 होता है, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, फेज बिटवीन देम 0। बहुत कॉमन गलती पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2, नहीं, फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस का मतलब समझ जाना, बिहेवियर, बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये भी फॉल्स। एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, एनर्जी और इंटेंसिटी, एनर्जी और इंटेंसिटी इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है? दो बोथ हैव सेम एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशंस, बोथ हैव सेम इंटेंसिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट दे डू नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड्स। इंपॉर्टेंट, ये ट्रू हो गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड एनर्जी डेंसिटी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड एनर्जी डेंसिटी। इसको अभी हम चर्चा पे लेंगे। एक क्वेश्चन है, इसको भी हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको हम डिराइव थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान सुनना, कैसे, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं रहता। देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट्स एंड डायमेंशन से कर सकता है। समझ बात को, मैं यहां पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं यहां डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं यहां पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फोर्स इंटू डेंसिटी, आई एम सॉरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, याद है वर्क होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं वर्क, और एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, सुनते चले जाना। अब देखो, ये क्या है? वर्क, वर्क को आप एनर्जी भी लिख सकते हो, वर्क और एनर्जी सेम ही चीज होती है, सेम ही डायमेंशन, सब कुछ सेम होता है, तो वर्क को लिख सकते हो एनर्जी, और ये आ गया वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर क्या हो गया? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सॉरी गाइस, एक्चुअली लाइट चली गई थी यार। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इरेज हो गया। तो हम लोग कहां पर थे? ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इरेज हो जाता है तो स्लाइड्स भी सब खत्म हो जाती हैं। तो इन मुश्किलों से करना पड़ता है। आजकल आप जानते हो कि एक्सट्रीम वेदर्स में बहुत ज़्यादा कटआउट, लाइट्स कट ऑफ हो जाती हैं। ठीक है ना गैस? चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर ऑन दिस। तो हमारा प्रेशर, आपको देखा हमने, प्रेशर कितना आया था? हमारा प्रेशर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आया था। प्रेशर हमारा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आया था, विच इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को ईडी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, है ना? यही हमारा आया था। तो तुम देखो, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड नहीं है। प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? सिंपल एनर्जी डेंसिटी ही है।
प्रेशर एनर्जी अपन वॉल्यूम आया, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ओनली, उससे किसी और मल्टीपल की जरूरत नहीं है। क्लियर है बाबू? एक बार मैं चेक करता हूं रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं। यस इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सर्टेन रीजन ऑफ फ्री स्पेस इज इतना, देन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम रीजन इज ऑफ ऑर्डर। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर -4, 9 इंटू 10 की पावर -4। ब्लैक पेन से करते हैं इसको ताकि आपको दिखे। एक्चुअली मुझे दिखता है, आपको शायद नहीं दिखता हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर -4, 9 इंटू 10 की पावर -4। और पूछता है देन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम रीजन विल बी। देखो गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड पूछिए सिंपल, और कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? या बीसी रूल लगा देना यार। ऐसे क्वेश्चन में फिर से अगेन यू यूज द बीसी रूल, कि और कुछ तुम कर ही नहीं सकते। व्हाट एल्स कैन यू डू? ठीक है, व्हाट एल्स कैन यू डू? तो जो इलेक्ट्रिक ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी है, भले वो तो पीक वैल्यूज के लिए, बट सेम चीज आप एवरेज वैल्यू भी लगा दो, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, बट इसके अलावा भी और एग्जाम्स में मैंने चेक किया था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 2 बार आया, बट उससे ज्यादा बार आ चुका है। ठीक है, तो वही कल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन सी, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर -12, 3 इंटू 10 की पावर -12, 3 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं यार, आप लोग को परेशानी होगी इस चीज के लिए, सॉरी यार। ठीक है, light wave is traveling along y direction. Light wave is traveling along y direction. If the corresponding electric vector at any time, is along x-axis, the direction of b vector at that time is along. ठीक है, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछता है। ठीक है, ये आपसे पूछता है। देखिए कैसे करेंगे, कैसे हम लोग कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है बाबू? वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में। तो मैं बोल देता हूं वाई एक्सिस में। मैं उसको प्लस मान लेता हूं, क्या दिक्कत है? क्योंकि गिवन है वाई एक्सिस, कुछ नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं गिवन है। वाई डायरेक्शन को हम वाई पॉजिटिव भी मान के चलेंगे। इफ द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर एट एनी टाइम इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे प्रोपोगेशन है। ठीक है, प्रोपोगेशन को मैं एस से डिनोट कर देता हूं। एस मतलब उस डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो पूछा है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट दैट टाइम, बी क्या होगा? तो मुझे पता है ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी मुझे पता है, ई क्रॉस बी मुझे पता है वो हमेशा डायरेक्शन प्रोपोगेशन की तरफ होना चाहिए, ई क्रॉस बी। तो तुम सोचो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? हैंड्स को कर्ल करते हैं, हैंड्स को कर्ल करते हैं और जो थंब होता है वो डायरेक्शन देता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी हमेशा ऊपर आना चाहिए, ई क्रॉस बी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि प्रोपोगेशन ऊपर हो रहा है, तो मेरा अंगूठा तो ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, अंगूठा ऊपर आने के लिए मेरी कर्लिंग ऐसी होनी चाहिए, ई ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर बी इनसाइड है, लेट्स मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है, ई ऐसे होगा, बी अंदर है। अगर बी अंदर होगा, बी अंदर होगा तब मेरा अंगूठा ऊपर आएगा। अगर बी बाहर होता तो, अगर बी बाहर होता तो अंगूठा नीचे आ जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, बी बाहर होता तो अंगूठा नीचे आता, अंगूठा नीचे आता। राइट हैंड से अंगूठा ऊपर लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, और ये अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए, अंदर होगी तब मेरा अंगूठा ऊपर आएगा। तो इनसाइड, इनसाइड मतलब ये माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If c is the speed of electromagnetic wave in vacuum, the speed in a medium of dielectric constant k and relative permeability mu r is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था अभी पहले क्लास में, मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ वो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो क्या होती है? वैक्यूम में क्या होती है? वैक्यूम या फ्री स्पेस में क्या होती है? ये होती है। और
किसी और मीडियम में, ठीक है, इन अ मीडियम, ठीक है, इट्स स्पीड इन अ मीडियम, ठीक है, सी दे रखा है वैक्यूम में और पूछा है स्पीड इन मीडियम पूछा है, और मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट गिवन है, रिलेटिव परमिटिव गिवन, वो अलग बात है, बट पूछा है वेलोसिटी इन मीडियम पूछा है, तो मतलब सी डैश, इसको चलो वी से डिनोट कर देता हूं, यहां वी गिवन है, तो वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा, उस मीडियम का म्यू, उस मीडियम का एप्सिलॉन, इसको मैं एम लिख देता हूं, ठीक है, मीडियम का म्यू और मीडियम का एप्सिलॉन, ये दिस इज द आंसर हमारा, किसी और मीडियम में आपको वेलोसिटी चाहिए, उस मीडियम का म्यू, उस मीडियम का एप्सिलॉन लिख दिया, एयर का तो वो हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, क्वेश्चन गिवन तो नहीं है कि मीडियम का म्यू कितना है, मीडियम का ये परमिटिविटी एप्सिलॉन कितना गिवन है, वो क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे। आंसर ये है, आंसर ये आ गया है, बट क्वेश्चन में म्यू एम ई एम दे नहीं रखा, हम निकालते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, दिस इज द आंसर। तो परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो म्यू एम की जगह लिख देंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। सिमिलरली डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पता क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बाबू बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बाबू बोलते हैं, आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिखा होगा यार, ओह क्वेश्चन नहीं दिखा होगा आपको, खैर ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं बाबू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, इज द अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो तो ई आर कितना हो जाएगा, इलेक्टिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, तो सिमिलरली ई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई आर इंटू ई नॉट, ई आर इंटू ई नॉट, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट, म्यू एम तो लिख नहीं सकते, म्यू एम तो लिखेंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू एम लिख नहीं सकते, म्यू एम लिख नहीं सकते तो लिखेंगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अब म्यू आर गिवन नहीं है, वो के, म्यू आर को वो के बोल रहे हैं, ठीक है, म्यू आर को के बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात होती है, ठीक है। अब आपको पता है रूट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, रूट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, तो ये सी बाय 1 अपॉन म्यू आर इंटू के, ये आंसर आ गया बाबू, ठीक है, ये आंसर आ गया, दिस इज द आंसर, सी अपॉन म्यू आर इंटू के, सी अपॉन म्यू आर इंटू के, सॉरी सी अपॉन म्यू आर इंटू के। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, देखिए क्या गिवन है, पूछा भाई फेस एंड पैरेलल टू ईच अदर इन अपोजिट फेस, अगेन सेम चीज पूछी है। देखो बाबू फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब होता है सेम फेज में होना, ठीक है भैया, जैसे मेरे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, इफ वी डोंट हैव एनी डिफरेंस बिटवीन आवरसेल्व्स तो मतलब वी आर सेम, ये तो मतलब होता है, दो चीज में कोई, दो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस ही नहीं है मतलब वो ऑब्जेक्ट सेम है। तो इलेक्ट्रिक सॉरी गाइस फिर से लाइट चली गई, कहाँ थे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यार, ठीक है, फिर से सब कुछ रीसेट करना पड़ता है मेरे को, फिर से स्लाइड्स अपलोड वगैरह करनी पड़ती है, इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी। कहाँ थे हम लोग यार, द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, आर इन फेस एंड पैरेलल टू ईच अदर, इन अपोजिट फेस एंड परपेंडिकुलर ईच अदर, अपोजिट फेस एंड पैरेलल टू ईच अदर,
सॉरी 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 सॉरी, चलो। तो मैंने बताया था दो ऑब्जेक्ट्स के, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस नहीं होता तो वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? जीरो। तो दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब सेम बिहेवियर, इन फेज का मतलब होता है सेम बिहेवियर, आउट ऑफ फेज का मतलब होता है अपोजिट बिहेवियर, ठीक है, या फिर नॉट इन सेम बिहेवियर, ठीक है। तो अपोजिट फेज, अपोजिट फेज मतलब उल्टा फेज, कि एक दूसरे के एंटी हैं। इन फेज मतलब एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। तो एक होता है इन फेज, एक होता है इन फेज, एक होता है अपोजिट फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज। इन फेज का मतलब होता है कि सेम बिहेवियर। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट बिहेवियर, कि तुम मैक्सिमम तो हम मिनिमम। अपोजिट फेस का मतलब होता है तुम मैक्सिमम तो हम मिनिमम, जस्ट उल्टा, तुम मिनिमम तो हम मैक्सिमम। आउट ऑफ फेस का मतलब, आउट ऑफ फेस का मतलब होता है, आउट ऑफ फेस मतलब ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे से एंटी हैं बट हम तुम्हारे जैसे नहीं है, ठीक है ना। वैसे कोई इंसान है, वो मेरा दुश्मन नहीं है बट वो मेरे जैसा नहीं है, तो आउट ऑफ फेस, ठीक है। तुम लेफ्ट जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि मैं हमेशा राइट ही जाऊंगा, तुम लेफ्ट जा रहे हो तो मैं लेफ्ट से थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं, तुम राइट जा रहे हो मैं सीधा जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट में ना ही तुम्हारे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बिहेवियर है और ना ही तुम्हारा एंटी हूं, मैं जस्ट डिफरेंट हूं, आई एम जस्ट डिफरेंट। तो अपोजिट फेस का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, कि वो डिफरेंट है, ना एंटी है ना अपोजिट, बस डिफरेंट है, बस डिफरेंट है, ठीक है। तो इन फेस, इन फेस ये तो कट गया, एंड पैरेलल टू ईच अदर नहीं, इन फेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन फेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, an electromagnetic wave propagating along north has its electric field vector upwards, its magnetic field vector point towards, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग नॉर्थ एंड हिट्स हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स, हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स, इट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी कुछ कहानी सुनो मेरे पर, ठीक है, पहले कुछ कहानी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। वो कहानी ये है बाबू, नॉर्थ साउथ, जब क्वेश्चन आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो हम इसको नॉर्थ बोल देते हैं, इसको साउथ बोल देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी वेक्टर्स में एक बार क्वेश्चन करवा रहा था, तो मैंने करवाया था अपने क्रैश कोर्स में। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जनरली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे क्वेश्चन आता है तो ऐसे कराते हैं। अब अगर लेट से अपवर्ड डाउनवर्ड होता है तो हम ऐसे करते हैं, ये होता है अपवर्ड और ये होता है डाउनवर्ड। जब कोई क्वेश्चन आता है अपवर्ड डाउनवर्ड पे तो ये हो जाता है अपवर्ड, ये हो जाता है डाउनवर्ड। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट ऐसे, लेफ्ट राइट। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, जब क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में नॉर्थ भी है उसी क्वेश्चन में अपवर्ड भी है, तब दिक्कत हो जाती है। लेफ्ट राइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट राइट साइड होगा, वेस्ट लेफ्ट साइड होगा। दिक्कत ये रहती है कि अपवर्ड एरो किसको जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पे होता था तो हम नॉर्थ को ऊपर साउथ को नीचे कर देते थे। अगर कोई क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली अपर डाउनवर्ड पे आता था, अपवर्ड ऊपर डाउनवर्ड नीचे करते थे। अब दोनों एक साथ आ गए तो ये किसको मिलेगा, ये अपवर्ड एरो किसको मिलेगा, ये क्या ये नॉर्थ बताएगा, क्या ये अपवर्ड बताएगा, ये क्वेश्चन है। तो सुनना बात को, अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपर डाउन एक साथ आ जाते हैं, तो ये होता है अपवर्ड, क्योंकि बाय नेचर उसका नाम ही अपवर्ड है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। अपवर्ड, नाम अपवर्ड है तो अपवर्ड तो देना ही पड़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। और ये हो जाएगा डाउनवर्ड, क्योंकि नाम ही उनका वही है, नाम ही उसका अपवर्ड है तो हम उसको अपवर्ड एरो शो करेंगे। ये आपका नॉर्मल ईस्ट वेस्ट, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट हो जाता है। आपका जो नॉर्थ होता है, आपका जो नॉर्थ होता है, आपका जो नॉर्थ होता है वो चला जाता है इनसाइड, नॉर्थ चला जाता है इनसाइड, नॉर्थ चला जाता है इनसाइड, और साउथ चला जाता है आउटसाइड, और साउथ चला जाता है आउटसाइड। इनसाइड मतलब इनसाइड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन या फिर कॉपी, आप कहो कॉपी, विद रिस्पेक्ट टू कॉपी। तो मतलब नॉर्थ
अंदर रहेगा, इस कॉपी के अंदर नॉर्थ होगा, इस कॉपी से बाहर साउथ आएगा। सही चीज कैसे आई? अगर आपने कभी कंपास देखा हो, अपने हाथ में कंपास पकड़ाओ, कंपास में नॉर्थ ऐसे जाएगा, नॉर्थ ऐसे जाएगा, नॉर्थ मतलब आपसे दूर जाएगा, आपसे दूर जाता होगा, और साउथ आपकी तरफ आता होगा। अगर कंपास पकड़ोगे उसमें नॉर्थ दूर जाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा, और साउथ आपकी तरफ आएगा, साउथ आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो ये नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ आपसे दूर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और साउथ बाहर आ रहा है, साउथ बाहर आ रहा है। यहां पे कंफ्यूजन होता है लोग को, यहां पे कंफ्यूजन होता है, लोग को लगता है कि सर नॉर्थ तो आउटसाइड होना चाहिए, नॉर्थ इनसाइड कैसे हो सकता है? नॉर्थ को, सुनना बात को, कोई चीज प्लेन के अंदर घुस रही है तो लोग उसको आउटसाइड समझते हैं। क्यों आउटसाइड समझते हैं? सुनना बात को। लोग क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन है, ये पेन मेरे से बाहर जा रहा है, ये पेन मेरे से बाहर जा रहा है, तो कहते हैं सर ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, क्योंकि ये चीज, कोई वेक्टर मेरे से बाहर जा रहा है, कोई वेक्टर मेरे से बाहर जा रहा है तो आउटसाइड है। नहीं, अपने रिस्पेक्ट में कभी नहीं देखना है, हमेशा कॉपी के रिस्पेक्ट में देखना होता है, हमेशा कॉपी के रिस्पेक्ट में। कोई चीज कॉपी के अंदर घुस रही है, कोई चीज कॉपी के अंदर घुस रही है, कोई चीज कॉपी से बाहर आ रही है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। कॉपी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। कोई चीज अंदर जा रही है तो रिस्पेक्ट टू कॉपी देखो, अपने रिस्पेक्ट में नहीं देखना तुम्हें। कॉपी के अंदर जा रही है तो इनसाइड, कॉपी से बाहर आ रही है तो कॉपी से बाहर आ रही है तो आउटसाइड। ठीक है, तो नॉर्थ हो जाता है इनसाइड, नॉर्थ हो जाता है इनसाइड, और वो हो जाता है आउटसाइड। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वहां पे डाउन, वहां पे नॉर्थ साइड है, तो ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है आपकी? प्रोपोगेशन। नॉर्थ में आपका प्रोपोगेशन है, नॉर्थ में आपका एस प्रोपोगेशन है। तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होती है? ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी कहां होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। ई क्रॉस बी अंदर आना चाहिए, ई क्रॉस बी अंदर आना चाहिए, अंगूठा अंदर घुसना चाहिए। अंगूठा अंदर घुसने के लिए ई ऐसे है, अंगूठा ऐसे, तो पक्की बात है बी ऐसे होगा, पक्की बात है बी ऐसा होना चाहिए, पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए। देखो ऐसे कैसे होनी चाहिए? आपको अब अंगूठा अंदर करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब अंदर, अंदर विद रिस्पेक्ट टू कॉपी, कॉपी के अंदर, तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर नहीं, कॉपी के अंदर। तो दिस इज एस मतलब प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन इनसाइड है, प्रोपोगेशन इनसाइड है, तो अंगूठा अंदर घुसेगा, और अंगूठा अंदर तभी घुस सकता है जब ई ऊपर है, ऐसे से ऐसे जाए, कर्लिंग ई से बी हो, ई से बी हो, ऐसे नहीं हो सकता था, बाहर आ जाएगा अंदर, तो बी होगा, राइट साइड जा रहा होगा, ईस्ट में जा रहा होगा। क्वेश्चन कर लिया हमने ये शायद, ठीक है। चलो, out of the following options which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? ओके इसमें से क्या चीज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करने में, ये बहुत एचसी वर्मा एक्चुअल ओरिजिनल क्वेश्चन एचसी वर्मा से उठ के आया है, नीट में भी आ चुका है ऑलरेडी, और एग्जाम में आ चुका है। तो हमेशा याद रखना, एक फैक्ट बता रहा हूं, प्लीज याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना। अगर चार्ज स्टेशनरी होता है, अगर चार्ज स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, अगर चार्ज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग है, मूविंग तो है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर एक चार्ज है वो रेस्ट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग है बट कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये मूविंग है, अगर ये मूविंग है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, मतलब मूव कर रहा है बट वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेरिएबल वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेटेड है, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेटेड है, तो वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेटेड है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी, और ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी में है, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेटेड है, मतलब एक्सेलेरेटेड। तो अगर एक एक्सेलेरेटेड चार्ज है, एक एक्सेलेरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर आपको ईएम वेव चाहिए, ईएम वेव में आपको ये नहीं, ये चाहिए,
ये चाहिए। A plane electromagnetic wave is propagating along the z direction. If the electric field component of this wave is in the direction I plus j cap, then which of the following is the direction of magnetic field component? क्वेश्चन गिवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आई होप द रिकॉर्डिंग इज ऑन। अगेन मुझे थोड़ा सा डर लगता है यार, मैं अपना क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया था, उसमें मैंने वेक्टर्स लिटरली 3 बार पढ़ाया, सेम चैप्टर 3 बार पढ़ाया क्योंकि 2 बार रिकॉर्डिंग ही उड़ गई थी। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है, z डायरेक्शन का मतलब प्लस, देखो आप खुद से लिखा नहीं है ना माइनस z डायरेक्शन, सिर्फ z डायरेक्शन लिखा है ना, तो मतलब प्लस k कैप, तो जो s होगा वो कितना हो जाएगा प्लस k कैप, इसकी डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, प्लस k कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ दिस वेव इज इन द डायरेक्शन, ये है i कैप प्लस j कैप, ये i कैप प्लस j कैप है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये एक बार पूछा गया है, एक बार नहीं और भी बार पूछा जा चुका है, और भी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये और भी जगह पूछा जा चुका है, इसी नीट 2021 में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्पोनेंट क्या डायरेक्शन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपको पता है S इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, S इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, ई आपको पता है, ई आपको पता है, आप चारों ऑप्शन में चेक करेंगे, चारों ऑप्शंस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे अगर के कैप में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई क्रॉस ई क्रॉस बी करेंगे, चारों के साथ करेंगे, चारों के साथ करेंगे, देन यू हैव टू बी श्योर कि आपका आंसर अगर सिर्फ के कैप में आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है, सिर्फ के कैप में आ रहा है आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपका जो प्रोपोगेशन है वो के कैप में जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बी की कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट करके आपका के कैप में आएगा। पहला मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, ठीक है, चारों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। दूसरा मेथड ये है, मैंने बताया था प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब एक वेक्टर्स में एक होता है 90 डिग्री इफेक्ट, ठीक है, मैंने वेक्टर्स में भी पढ़ा है, मैं 3 बार पढ़ा चुका हूं। वेक्टर्स में एक प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री इफेक्ट, 90 डिग्री इफेक्ट ये कहती है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है, 90 डिग्री इफेक्ट इसी को बोलते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो s डॉट e 0 होना चाहिए, s डॉट b भी 0 होना चाहिए और e डॉट b भी 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो s डॉट e 0 है भी, अगर तुम k डॉट आई कैप प्लस जे कैप करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना, k का साथी है ही नहीं, k का डॉट लेने की कोशिश करोगे, k का साथी नहीं है और यहाँ पे i और j का साथी नहीं है, तो 0 हो जाएगा, तो ये तो करेक्ट आ ही रहा है, ये तो करेक्ट आ ही रहा है। अब तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है कि कहां पे ये दो, कौन सा ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं डॉट ले लूंगा यहाँ पे k का डॉट ले लूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, k का डॉट लूंगा 0 हो जाएगा, क्यों, इनके पास k कोई साथी नहीं है, तो k कोई है नहीं इनके पास मल्टीप्लाई होने वाला, और इस k के पास कोई i j, ये वाला इस वेक्टर के पास कोई i j है नहीं, तो ये तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, ठीक है। यहां भी डॉट k लेंगे तो i और j के साथ कोई है नहीं, k के साथ भी कोई है नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब देखो आई तो आई के साथ एक और दूसरा आई का साथी चाहिए था, आई को दूसरा साथी चाहिए आई का, तो मिलेगा नहीं, के का के साथ साथी, तो 1 आ जाएगा। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट देखो 1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब सुनना बात को, अब सुनना बात को, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा। अब बच्चा ए बी और सी, ए बी और सी, तो ये तो प्रॉपर्टी हमने चेक करके देख ली, अब ये देख लेते हैं ई डॉट बी, अब ई डॉट बी देखते हैं, ई डॉट बी भी 0 होना चाहिए, ठीक है, ई डॉट बी भी 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया, ई डॉट बी 0 होना चाहिए, ई डॉट बी करो, इसका डॉट लो 1 इंटू माइनस 1 दैट इज -1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 दैट इज 0, आ गया आंसर। बाकी करके देखना, बाकी करके देखना आपको मिल जाएगा। इसको इससे करते हैं एक बार, इसको इससे करते हैं, आई और से करते हैं, ये और ये 1 -1, ओ
बी में भी देखो, बी में भी 0 आ रहा है, बी में भी 0 आ रहा है गैस, और इसमें -1 आ रहा है, इसमें जो डॉट लोगे -1 आ रहा है, इसमें डॉट लोगे -1 आ रहा है। तो इसका आंसर ए और बी, सर दोनों ऑप्शन करेक्ट है क्या? नहीं मेरी जान, दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा फंस गया मामला। कैसे इस मामले से कैसे निकलेंगे? तो ये कट गया, क्योंकि इसमें अगर ई डॉट बी कर रहे हैं, ई डॉट, ये तो सब में चेक कर लिए, तो इससे ये कट गया, ये सब में चेक कर लिए, इससे ये कट गया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के -1 दे देंगे, -2 दे देंगे, -2 दे देंगे, डॉट प्रोडक्ट के -2 दे देंगे। अब इसमें और इसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा सर। अब वो ऐसे ही समझ में आएगा, अब आपको लिटरली अब क्रॉस लेना ही पड़ेगा, अब आपको लिटरली क्रॉस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा बोर्ड क्यों अटक गया भाई? ठीक है, अब इनमें से कैसे फंसोगे, कैसे निकलोगे? आपको क्रॉस लेना पड़ जाएगा, अब आपको क्रॉस लेना पड़ जाएगा। देखो, अब आपको लेना पड़ जाएगा ई क्रॉस बी, आपको लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज तो थी, एक ट्रिक से हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, अब एक्चुअली करके देखना पड़ेगा, आई जे और के, आई जे और के, ये ऑप्शन चूज करते हैं, -1 1 0। ठीक है, और ई क्रॉस बी पहले ई रखेंगे, मैंने गलती कर दी, ई क्रॉस बी तो पहले ई रखते हैं, पहले ई रखते हैं, 1 1 0, आई जे और बी का रखो -1 1 और 0। ठीक है, -1 1 और 0। अब करोगे, ठीक है, आई कैप निकालने के लिए ये और ये हटाते हैं, आई कैप निकालने के लिए ये और ये हटाते हैं। मैंने वेक्टर्स का क्रैश कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, आप खरीद सकते हो, या 500 रुपए में पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया, फिर आ जाएगा, ठीक है, प्लस जे करते हैं, अभी जे का हटाओगे, जे का हटाओगे, जे का हटाओगे, जे का हटाओगे तो क्या करोगे, दिस इंटू दिस 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, प्लस आपको पता है ना डिटरमिनेंट में जे के साइन बाद में माइनस करना होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये करते हैं, के करोगे तो आ जाएगा, करो तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस -1, 1 माइनस -1, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के कैप आ जाएगा, 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अगर जे की वैल्यू होती तो याद होना चाहिए डिटरमिनेंट में जे का साइन, जे का जो भी साइन होता है उसको रिवर्स करते हैं, बट स्टिल यहाँ तो 0 फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर 2 के कैप आ गया। तो ई क्रॉस बी कितना आ रहा है, 2 के कैप, मतलब दिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब दिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई एम सॉरी, दिस इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। 2 के कैप का मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, और क्वेश्चन में गिवन है प्लेन इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। अब गिवन तो नहीं पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, बट मैंने बताया था अगर खुद से गिवन नहीं है तो ये पॉजिटिव जेड ही होगा, तो ये पॉजिटिव जेड ही होगा, वरना गिवन होता इन नेगेटिव जेड खुद से देता, बट नहीं गिवन है तो पॉजिटिव जेड ही होगा। जैसे 2 मतलब +2, 2 का मतलब होता है +2 ओनली, है ना, अलग से गिवन है +2 दैट इज वेरी गुड, बट हमेशा 2 का मतलब होता है +2, माइनस होगा तो अलग से देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सेस है, तो यहाँ पे सॉल्व होके देखो 2 के कैप आ रहा है, 2 के कैप का मतलब 2 तो वैल्यू है, 2 तो वैल्यू है, छोड़ दो उसको, के कैप के लॉन्ग आ रहा है, बेसिकली ये के कैप के लॉन्ग आ रहा है, ये करके देखना है तो माइनस के कैप के लॉन्ग आएगा। ठीक है, डू दिस एंड यू विल गेट आंसर इन माइनस के कैप, आपको ये आंसर माइनस के कैप में हो जाएगा, तो उसका फाइनल आंसर ए है। A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक और बड़ा फेमस फॉर्मूला, फोटॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटॉन्स की जान है ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू पीसी, फोटॉन्स की जान है ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू पीसी। एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो या फिर एनर्जी ऑफ लाइट बोलो, एक ही बात है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ लाइट, एक ही बात है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, E इज इक्वल टू पीसी, तो P क्या हो जाएगा, E बाई सी, P क्या हो जाएगा, E बाई सी। पूछा क्या था, मोमेंटम हो जाएगा E बाई सी, मोमेंटम हो जाएगा E बाई सी। तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। अब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बाबू, अगर कोई चीज
टकरा के वापस आ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, जो मोमेंटम चेंज का डबल हो जाता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ ही रखा होगा। 2mv 2 टाइम्स मोमेंटम जो आता है, मोमेंटम चेंज 2mv हो जाता है। ठीक है, अगर एब्जॉर्बिंग होती है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होती है तो E/c। रिफ्लेक्टिंग से क्या होता है, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो टकरा के वापस आ जाएगा, तो डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमेंटम चेंज 2 टाइम्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमेशा मोमेंटम ट्रांसफर 2 टाइम्स होता है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, तो यूवी रेस एब्जॉर्ब करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज। गक्सू वेमर बेटा, गक्सू वेमर मेरे दोस्त कहां पर हो? सर आ रहा हूं, दोस्त आ रहा हूं, सर नहीं, मुझे सर नहीं बोलता, मुझे दोस्त बोलता है। तो गक्सू वेमर के अकॉर्डिंग, गक्सू वेमर के अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे गामा, गामा ऑप्शन में नहीं, गामा है, गामा है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर इट। मैंने जस्ट रियलाइज किया, मैंने शायद एक क्वेश्चन मिस किया है ना, ये मैं देखा था अभी, बच गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ही मिस हो गया था। A plane electromagnetic wave traveling along the x direction has a wavelength 3 meter. Traveling along the x direction has a wavelength 3 meter. The variation in the electric field occurs in the y direction with an amplitude इतना. The equation for the electric magnetic field as a function of x and t are respectively. तो देखो बाबू पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, E नॉट की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 66, ठीक है, 66। कहां गया क्वेश्चन? द वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स इन द वाई डायरेक्शन विद एन एम्पलीट्यूड 66 है बाबू। और आपसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो देख यहाँ पे आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये चीज स्टार्टिंग वाला नंबर होता है एम्पलीट्यूड होता है, वेव का जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है एम्पलीट्यूड होता है। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, बचा डी और ई। एम्पलीट्यूड क्या है 66, ठीक है, ठीक है। अब बी नॉट निकाल सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों में इनका बी नॉट तो सेम ही है, बी नॉट तो सेम ही है। तो बी नॉट कितना हो जाएगा, बीसी रूल से आ जाएगा, ई बाई सी करके, ई बाई सी करके कितना हो जाएगा 66 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, कितना आ जाएगा 22 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। दैट इज 2.2 इंटू -7। वो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में ऑप्शन सेम ही है, मैंने आप लोग के लिए बस निकाल दिया था, मैंने आप लोग के लिए निकाल दिया था। तो अभी तक डी और ई में फंस रहा है मामला, डी और ई में मामला फंस रहा है। डायरेक्शन देख लेते हैं, ये डायरेक्शन ही देख रहे हैं, देखो दोनों वाई में हो ही नहीं सकती, दोनों वाई में हो ही नहीं सकती। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। एक वाई में एक जेड में, ठीक है। देखो प्रोपोगेशन एक्स में, प्रोपोगेशन एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, तो तीसरी एक्सिस में होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तीसरी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर लेट्स से साइन सेम भी होता फिर भी कैसे निकालते ये चीज, ये अंदर की चीज कैसी आती, ये अंदर की चीज, ये चीज कैसे आती, थोड़ा सा बता देता हूं यार, आखिरी क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है, यहां तक देख रहे हो तो मैं हेल्प कर ही देता हूं। ये चीज कैसे करते हैं, देखो बाबू लैम्डा 3 है, लैम्डा 3 है, वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8, वेलोसिटी क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8। ध्यान समझना, ध्यान समझना, v इज इक्वल टू, ध्यान समझना बाबू, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले ना, ये इसको बोलता है सजावट क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं सजावट क्वेश्चन। सजावट क्वेश्चन क्या होता है, सजावट इक्वेशन, सॉरी सजावट इक्वेशन ये होती है, वो इक्वेशन होती है सजावट इक्वेशन जिसमें ये टर्म ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। अगर ये कोई भी टर्म ब्रैकेट के बाहर आ गया उसको बोलते हैं सजावट क्वेश्चन। सजावट को हमेशा हटाना पड़ता है ना, गिफ्ट खोलने के लिए, गिफ्ट खोलने के लिए रैपर को खोलना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड मतलब इस टर्म को मैं अंदर घुसेड़ दूं, तो ये हो जाएगा कॉस, जो कॉमन लिया हुआ है इसको अंदर घुसेड़ दो, 2 पाई इंटू 10 की पावर 11t माइनस 2 पाई इंटू 10 की पावर 11 x अपॉन सी, x अपॉन सी। तो ये इक्वेशन कैसी आई होगी आपको पता है, आपको पता है ये होता है ओमेगा, t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा और x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है k, ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है k, ये है k
तो ये है ओमेगा। आप ओमेगा ये वैल्यूज कैसी आई होंगी, इसी से आई होंगी। देखो लैम्डा कितना है 3, तो के क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा, के 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, के कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। के कितना हो जाएगा बाबू 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो जरा इसको। 2 पाई इंटू 10^11 अपॉन 3 इंटू 10^8। कुछ यहां पे गड़बड़ी क्यों है, गड़बड़ी बताता हूं, गड़बड़ी का रीजन क्या है बता देता हूं। यहां पे ये mm है, लैम्डा 3 mm है, ठीक है, लैम्डा 3 mm है, mm में था 3 mm है,